आज अपन बात करेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वर्गीकरण क्या प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जैविक, तथा अजैविक संसाधन। जैविक तथा अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन मीन्स जड़ चैतन्य श्वसन क्रिया करते हैं, जिनका जीवन काल निश्चित है, जो सूक्ष्म जीव से लगा करके जितने भी जीव जंतु हैं वो जैविक श्रेणी में आते हैं। जैविक और अजैविक। जैविक संसाधनों के अंतर्गत छोटे छोटे पेड़ पौधों, जिसको पादप बोलते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधों से लेकर के पादपों से लेकर के विशाल पेड़ वृक्ष जिसको बोलते हैं, वो सभी प्रकार की वनस्पतियां इसमें शामिल हैं। सभी प्रकार की वनस्पति जगत इसमें सम्मिलित है जैविक संसाधन में। इसके अलावा जितने भी जीव जंतु हैं जो श्वसन क्रिया करते हैं, श्वास लेते हैं, जिसका जीवन एक निश्चित जीवन काल हो, वो जैविक श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, मानव स्वयं, जीव जंतु जितने भी हैं, पशु पक्षी, जो जड़ चैतन्य पदार्थ, जो जड़ डाल जमीन के अंदर जड़ डाल के हैं और श्वसन क्रिया करते हैं, वो जैविक में आते हैं। अजैविक जो निर्जीव होते हैं, इसमें मृदा कोई श्वसन क्रिया नहीं होती है, कोई निश्चित जीवन काल नहीं होता है। अजैविक श्रेणी में जिसमें मृदा महत्वपूर्ण, इसका उदाहरण है मिट्टी जो निर्जीव है। कोई भी वस्तु निर्जीव होती है, वस्तु किसी भी प्रकार की, चाहे वह मानव निर्मित हो चाहे वह प्रकृति द्वारा हो, उसको अजैविक श्रेणी में, जो निर्जीव श्रेणी में होता है, जो कोई श्वसन क्रिया नहीं करते हैं, कोई भी जड़ चैतन्य नहीं है, उसको अजैविक श्रेणी में करते हैं। जिसमें दूसरा सीमित, असीमित। सीमित और असीमित। पूरी पृथ्वी पर कुछ संसाधन सीमित मात्रा में है, जिसको परंपरागत संसाधन बोलते हैं, समाप्य संसाधन बोलते हैं, जिसको आने वाली पीढ़ी के लिए, जो हमेशा के लिए जैसे खत्म होने वाले बोलते हैं, भूगर्भ में दबे हुए, जैसे प्राचीन, उसको परंपरागत प्राचीन काल से जो संसाधन, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल, ये सारे समाप्य संसाधन है। हालांकि ये जैविक है। कोयला स्वयं क्या है, जैविक है, क्योंकि वनस्पति से बना है। अरबों करोड़ों वर्ष पहले भूगर्भीय हलचलों से वनस्पति दब गई, दाब और ताप से कोयले का निर्माण हुआ। वनस्पति के निर्माण के कारण इसको जैविक श्रेणी में रखा गया है। सीमित है, कोयला एक सीमित संसाधन है, क्योंकि भूगर्भ में करोड़ों वर्षों के बाद भूगर्भीय हलचलें होती हैं, तो हमेशा नहीं होती, तो वो सीमित है। इसके साथ कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, परंपरागत बोलते हैं इसको। सीमित संसाधन परंपरागत होते हैं, परंपरागत प्राचीन काल से जो चले आ रहे हैं। और ये समाप्य भी होते हैं, इसको समाप्य भी कहते हैं, जो समाप्त हो जाते हैं, इसका उपयोग मानव करते करते लास्ट में एंड हो जाता है इसका, इसलिए इसको समाप्य की श्रेणी में रखा गया है। इसको परंपरागत संसाधन भी बोलते हैं। परंपरागत कई नाम हैं सीमित के, परंपरागत, समाप्य, और इसके ऑपोजिट असीमित संसाधन। जैसे इन संसाधनों को समाप्त होते हुए देखते हुए वैकल्पिक संसाधनों, इसकी जगह वैकल्पिक संसाधन, जैसे कोयला है, ऊर्जा का एक स्रोत है, लेकिन वो समाप्य है, तो ऊर्जा भी मिले और समाप्त भी ना हो,
तो इसकी जगह वैकल्पिक संसाधनों की खोज की गई जो असीमित की श्रेणी में रखा जाता है, इसको नव्यकरणीय संसाधन बोलते हैं। सीमित संसाधनों को अनव्यकरणीय, इनको नव्यकरणीय, इनको गैर परंपरागत, असीमित संसाधनों को गैर परंपरागत, सीमित संसाधनों को परंपरागत और इसको समाप्य, इसको असमाप्य। तो इस श्रेणी में कौन कौन से आएंगे? सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी ज्वारीय ऊर्जा, जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं वैकल्पिक संसाधनों की खोज की गई। तो ये सारे के सारे, जिसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय, ज्वारीय, बायोगैस ऊर्जा, ये सारे के सारे ऐसे। सीमित में कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सारे सीमित माने। इसको परंपरागत भी बोलते हैं, समाप्य भी बोलते हैं, और इसको गैर परंपरागत और असीमित, असमाप्त जिसको बोलते हैं। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, आजकल इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सौर ऊर्जा से ट्रेन, अपने रेलगाड़ी भी, रेलगाड़ी पहले कोयले से चलती थी, उसके बाद में डीजल पेट्रोल से, उसके बाद में अब सौर ऊर्जा से चलने लगे, क्योंकि ये गैर परंपरागत मात्रा है, नवीनीकरण, नव्यकरणीय योग्य है, नव्यकरणीय, इसको अनव्यकरणीय बोलते हैं। ये जैविक अजैविक संसाधनों को यदि अपन पूरे बड़े बड़े रूप से संसाधनों को वर्गीकृत किया जाए, संसाधनों को बांटा जाए, संसाधनों का क्लासिफिकेशन किया जाए, तो कितने मोटे मोटे रूप से ये जैविक, अजैविक, सीमित, असीमित, विकसित, संभावित, जैसे सीमित असीमित अपन ने देख लिया। अब आता है विकसित, संभावित, विकसित और संभावित संसाधन। विकसित कौन कौन से होते हैं? जहां पर पहले से ही खोज हो चुकी है और जिनका उपयोग मानव करने लग गए हैं, वो तो हो गया विकसित। जैसे जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, तेल मिला है, और विभिन्न प्रकार के भूगर्भ से लगभग 125 प्रकार के खनिजों का उपयोग वर्तमान में मानव कर रहा है। वो सारे के सारे विकसित हैं। जबकि संभावित, जहां पर आने वाले समय में संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं कि कहीं पर सोने के भंडार हैं, कहीं पर प्राकृतिक गैस है, लेकिन वो फिलहाल तो इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इस समय वर्तमान में तो इसका तकनीकी ज्ञान के अभाव से, किसी भी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की कमी से, या किसी भी कारण से अब इस समय तो इसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका उपयोग संभव है। तो इसको संभावित श्रेणी में रखा गया है, विकसित और संभावित बोलते हैं इसको। वैसे अगर देखा जाए तो संभावित संसाधनों में जैसे समुद्र के नीचे खोज की जा रही है, विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक संसाधन मिल सकते हैं, और दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों, और अति उष्ण, अति शीत, जहां पर मानव की पहुंच फिलहाल तो नहीं है, जहां पर गहरी घाटियां हैं, अति उच्च क्षेत्र हैं, वहां पर फिलहाल मानव नहीं पहुंच पाता है, लेकिन आने वाले समय में किसी भी प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन संसाधनों का उपयोग संभव हो सकता है, तो उसको संभावित श्रेणी में रखा गया है। जैविक श्रेणी में ऊर्जा संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण कोयला। कोयला वैसे एक शक्ति का संसाधन है, परंपरागत संसाधन है, एक समाप्य संसाधन है, ऊर्जा का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है। ये कोयला सबसे महत्वपूर्ण एक ऊर्जा का स्रोत है। 4 प्रकार का होता है,
एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया किस्म का, कार्बन की मात्रा के आधार पर है सबसे बढ़िया किस्म का, जिसमें 90% से ऊपर कार्बन की मात्रा, ताप अधिक देता है, धुआं कम देता है। और ये एंथ्रेसाइट कोयले से लोहा इस्पात जैसी कंपनियां हैं वो भट्टियों में कोक बना करके इसका इस्तेमाल करती है। तो ये एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला यूएसए में सबसे ज्यादा मिलता है, अपने यहाँ पर कम मिलता है। भारत में एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में लिग्नाइट, जिसको भूरा कोयला बोलते हैं। लिग्नाइट कोयला बीकानेर में, पल्लाना के पास में, पल्लाना में बीकानेर में भूरा कोयला जिसको लिग्नाइट बोलते हैं। तमिलनाडु में नेवेली, वहां पर लिग्नाइट किस्म का कोयला। लिग्नाइट कोयले से ताप आधारित थर्मल पावर जिसको बोलते हैं, अपने सूरतगढ़ में ताप आधारित थर्मल पावर है, सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना, नेवेली ताप विद्युत परियोजना, विभिन्न प्रकार की जो बिजली बनाने के जो जिसे कोयले से बिजली बनती है वहां पर इस कोयले का इस्तेमाल होता है। भारत में सबसे ज्यादा लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में भी लिग्नाइट कोयला मिला है और अपने भारत में तमिलनाडु में, राजस्थान में बीकानेर के पास पल्लाना में भूरा कोयला पाया जाता है, जिसको लिग्नाइट कोयला बोलते हैं। इसके अलावा सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है, एक प्रकार की लकड़ी, गीली लकड़ी का ही एक नमी लकड़ी का जो रूप होता है। प्रारंभिक अवस्था होती है, यूं समझिएगा, कोयला निर्माण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसको पीट की श्रेणी में रखा गया है। ताप कम देता है, धुआं सबसे ज्यादा देता है, धुआं प्रदूषण रहित जिसको बोलते हैं। तो पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का, कार्बन की मात्रा 30 और 40% के बीच में होती है। इसके अलावा अपने जैसे कोयले को देखें तो बिटुमिन्स प्रकार का एक कोयला बीच की जो स्थिति है, बिटुमिन्स कोयला जो बीच की स्थिति है एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट के बीच की स्थिति, इसको बिटुमिन्स की श्रेणी में रखा गया है। कोयला 4 प्रकार का होता है। लोहा भी 4 प्रकार का है, लोहा भी एक खनिज धातु के रूप में है, वो भी 4 प्रकार का है, जिसमें लोहे के अंश के आधार पर इसमें जैसे मैग्नेटाइट यानी मैग्नेटिक, जिसमें लोहे के अंश ज्यादा पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट का मतलब चुंबक, मैग्नेटिक मतलब चुंबक, जिसमें चुंबक के गुण ज्यादा पाए जाते हैं। हेमेटाइट, सेडेराइट, ये सब लोहे के प्रकार हैं। तो ये भी खनिज जो धात्विक खनिजों में आते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। तो संसाधनों को सीमित, असीमित, जैविक, अजैविक, विकसित, संभावित, एक होता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय जैसे खनिज है, जैसे भारत के पास में खनिज है, भारत के कोयला उत्पादन क्षेत्र है, तो वो राष्ट्रीय खनिज हो गया, भारत का हो गया। भारत की नदी है, जैसे गंगा नदी है, तो वो भारत की राष्ट्रीय संपदा हो गई, वो अपने राष्ट्र का अधिकार होता है। अंतरराष्ट्रीय जैसे महासागर है, समुद्र है, जितने भी, उस पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है, सबके लिए खुले हैं। जैसे निश्चित एक सीमा होती है, लेकिन अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, वहां पर सबका जल यातायात के लिए खुला है। सूर्य का प्रकाश, हवा, सब अंतरराष्ट्रीय में आते हैं, इंटरनेशनल, किसी का अधिकार नहीं है। जैसे हवा सबके लिए है, खुली है, तापमान सबके लिए है, जलवायु सबके लिए है, तो ये सब सारे के सूर्य का प्रकाश है, हवा है, तापमान है, जो समुद्री जल है, वो सब अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। और जितने भी अपने अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो राष्ट्रीय, जैसे किसी का अधिकार है भारत की सीमा में, जो जिसका अधिकार है, भारत में जैसे सोना मिलता है, सोने की खान है, तो वो भारत के अधीन हो गई, तो वो भारत का एक राष्ट्रीय संपदा हो गई। किसी देश की भूमि के अंदर जो संपदा होती है वो राष्ट्रीय में। अंतरराष्ट्रीय मतलब सबके लिए खुला, कोई किसी का अधिकार नहीं है। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत जैसे चल और अचल संपत्ति इसमें से इस्तेमाल है। चल और अचल
अचल का मतलब जैसे भूमि, मकान, जमीन, ये अचल में आ गई। चल संपत्ति जैसे नकदी, किसी के पास में 100 रुपए हैं, किसी के पास में 500 है, किसी के पास में 1000 है, अपने अपने हैं, जितनी भी नकदी है वो व्यक्तिगत है। चरित्र, अपना अपना चरित्र, वो सब व्यक्तिगत में आता है। तो संसाधनों का वर्गीकरण मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो सीमित, असीमित, जैविक, अजैविक, विकसित, संभावित, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत और एक सामूहिक होता है। जैसे सब समाज के लिए होता है, सब के लिए होता है। एक व्यक्तिगत की श्रेणी में लास्ट में अपन रख देते हैं कि एक पर्सनल होता है। जैसे अचल और अचल संपत्ति सब अलग अलग हैं, इसमें पर्सनल जो जिसको बोलते हैं वो व्यक्तिगत में आती है। किसी के पास में जमीन है, किसी के पास में घर है, किसी के पास में अपना पशु गाय भैंस है, किसी के पास में गाय है, किसी के पास में भेड़ है, बकरियां हैं, अपनी अपनी नकदी जिसको चल संपत्ति बोलते हैं। किसी के पास में नकदी ज्यादा है, कम है, किसी के पास में 1 रुपया है, किसी के पास में 5 है, किसी के पास में 500 है, वो अलग अलग व्यक्तिगत में आते हैं सारे। तो ये बड़े बड़े रूप से संसाधनों का वर्गीकरण। फिर जैसे जैविक संसाधन है, तो जैविक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन अपने जैविक में कोयला। कोयला काला सोना बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड कोयले को। शक्ति का, ऊर्जा का स्रोत है, परंपरागत है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। कोयला एक प्रदूषणकारी है, जबकि सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये प्रदूषण रहित है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस ये सब प्रदूषणकारी है, इनसे प्रदूषण फैलता है। इसलिए प्रदूषण रहित, जिसमें प्रदूषण ना हो, ऐसे संसाधनों का वैकल्पिक जगह जिसमें कहीं पर प्रदूषण से बचा जाए, कोई किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो, तो सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनका अधिक उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। कोयले से बिजली बनती है। कोयला लोहा इस्पात कंपनियों में काम देता है। लोहे, कच्चा लोहा धरातल से निकाल करके और उसको पिघला करके, जब पिघलाने की बात आती है तो उसको भट्टियों में डाला जाता है। लोहा 75% अशुद्ध गैर रंग का, भूरे रंग का, और 25% शुद्ध लोहा निकलता है। तो 25% को अलग करके फिर उसको इस्पात तैयार किया जाता है। तो इस्पात कंपनियों में जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, अपने टिस्को बोलते हैं, जमशेद जी टाटा ने लगाई थी, वहां पर इस्पात तैयार किया जाता है। और इस्पात बनाने में एक ऊर्जा के रूप में, एक शक्ति के रूप में कोयले का निर्माण। इसके अलावा विद्युत उत्पादन में थर्मल, कोयला आधारित विद्युत, जैसे राजस्थान में सूरतगढ़, दक्षिणी भारत में तमिलनाडु में नेवेली थर्मल पावर, कोयला आधारित, जिसमें कोयले से बिजली बनती है। कोयला मुख्य रूप से कार्बन की मात्रा के आधार पर इसका अवलोकन या इसका अंकन किया जाता है कि ताप देने में कम है, ताप देने में ज्यादा है, क्योंकि ताप के आधार पर कार्बन की मात्रा होती है कोयले में, और कार्बन जलने में सहायक होता है। तो एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया किस्म का, बिटुमिन्स, इसके बाद लिग्नाइट और पीट सबसे घटिया किस्म का, लास्ट स्टेज जो होती है पीट की, जिसमें ताप कम और धुआं ज्यादा। एंथ्रेसाइट में धुआं कम और ताप ज्यादा, धुआं न के बराबर होता है, राख भी कम होती है। कोयला मिलता कहाँ है? कोयले का उत्पादन और वितरण। कोयला प्रकार तो अपन ने देख लिया, लेकिन कोयला मिलता कहाँ है? कोयला ज्यादातर भारत में अगर देखा जाए, विश्व में देखा जाए, तो कोयले के भंडार तो सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में है, जो दबे पड़े हैं। और जो वर्तमान में उत्पादन जो कोयले का हो रहा है, वो भारत में सबसे ज्यादा हो रहा है। भारत, क्योंकि भारत में 2 प्रकार की कोयला की चट्टानें पाई जाती हैं, एक तो गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। भूगर्भीय हलचलें हुई थी तो उस टाइम गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, यानी दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत। दक्षिणी भारत जिसमें ये कृष्णा गोदावरी नदी घाटी
इनमें कोयला सबसे ज्यादा मिलता है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन नदी घाटियों में सबसे ज्यादा कोयले का परतें जमी हुई है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति यही दबी थी सबसे ज्यादा। कोयला दाब और ताप से बनता है। जहां पर ज्यादा दाब और ताप हो गया तो वो तरल अवस्था में पेट्रोल, ये 3 अवस्थाएं हैं जिसमें पेट्रोल बढ़िया किस्म का, डीजल मीडियम साइज का, मध्यम प्रकार का, और केरोसिन जिसको अपने मिट्टी का तेल बोलते हैं वो थोड़ा घटिया किस्म का होता है। तो इसको निम्न श्रेणी में रख दिया, एक मध्यम श्रेणी में डीजल, और ये अपने पेट्रोल को बढ़िया किस्म में उत्तम श्रेणी में रख दिया। ये 3 श्रेणियां अधिक दाब और ताप से तरल पदार्थ धरातल के अंदर एक चट्टानों के माध्यम से, धरातल के नीचे चट्टानें बर्तन का काम करती हैं, जिसमें कठोर चट्टानें होती हैं। कठोर चट्टानों में वो तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, जिसका अपने साधारण भाषा में धरातल से पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये भी एक स्पंज का मतलब जैसे रुई होती है, रुई की भांति धरातल के अंदर चट्टानें हैं और वो सोख लेती है। प्राकृतिक गैस भी इनमें सभी में मिली होती है। प्राकृतिक गैस के भंडार खूब अपने राजस्थान में खूब मिले हैं। जैसलमेर साइड में, बाड़मेर, जैसलमेर, इधर मग्गा की ढाणी, गुड्डा, जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, जिसके साथ में अपने तेल भी प्राप्त हुआ है, जिसके कुओं के नाम मंगला फर्स्ट, मंगला सेकंड, मंगला थर्ड ये रखे हैं। तो रेत के धोरों के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं, और जो आने वाले टाइम में खोज की जा रही है वो संभावित में आ जाती है कि आने वाले टाइम में इसका उपयोग किया जाएगा। इसी श्रेणी में ये सब शक्ति के साधन है, जैसे प्राकृतिक गैस, डीजल, ये अपने कोयला, ये सब शक्ति के साधन है, एनर्जी सोर्स बोलते हैं इसको। संसाधनों को कई श्रेणियों में बांट करके कई उद्देश्य की प्राप्ति के आधार पर होते हैं, कई अपने जैसे उपयोगिता के आधार पर होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के संसाधनों को मोटे रूप से जैविक, अजैविक, सीमित, असीमित, अपने विकसित, संभावित, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और व्यक्तिगत और सामूहिक। जैसे कोई चीज अपने जैसे नदी है भारत की, उसमें सबका, गंगा नदी पर सभी का, पूरे भारतवासियों का ही अधिकार है, तो वो सामूहिक हो गई, पूरे भारत के लिए हो गई, अपने अपने क्षेत्र में। तो राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में रखते हैं अपने ये संसाधन, इसको परंपरागत और गैर परंपरागत के नाम से भी। तो आज अपन ने एक छोटा सा टॉपिक संसाधनों का वर्गीकरण या प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स के नाम से अपन ने किया। अगली क्लास में अपन इसको डिटेल से करेंगे। धन्यवाद।